स्वागत है। आज हम एक काफी अहम और पेचीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं। जी। और इसमें भी हम खास तौर पर 1980 के दशक को देखेंगे, है ना, जब ये मांगे बहुत मुखर हुईं और देश के सामने कई नई चुनौतियां आईं। बिल्कुल, वो दशक काफी उथल-पुथल वाला रहा इस लिहाज से। हाँ, और देखिए हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये हमें मिले कुछ स्रोतों पर आधारित है। पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश है अच्छा। और इनके जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ने अपनी एकता बनाए रखते हुए इन अलग-अलग और कभी-कभी तनाव भरी क्षेत्रीय मांगों का सामना कैसे किया। जी। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं इस विषय को। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है, देखिए कि राष्ट्र निर्माण ना ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो एक बार में बस खत्म हो गई। ये तो लगातार चलती रहती है। समय के साथ नई नई क्षेत्रीय पहचानें, उनकी उम्मीदें वो सामने आती हैं, नई चुनौतियां लाती हैं। सही बात है। और इस मामले में भारत का रास्ता कई दूसरे देशों से अलग रहा है, ये भी एक बात है। अच्छा, किस तरह से? भारत ने एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, हमेशा कोशिश की कि एकता और विविधता इनके बीच एक संतुलन बना रहे। यहाँ विविधता को अक्सर देश के लिए खतरा नहीं माना गया, बल्कि उसकी खूबी समझा गया और उसे साथ लेकर चलने के, उसे समायोजित करने के रास्ते ढूंढे गए। हाँ, ये बात तो है। अगर हम आजादी की ठीक बात देखें भी तो चुनौतियां तो तब भी थी, बहुत थी। बंटवारा था, इतना दर्दनाक विस्थापन हुआ, फिर रियासतों को भारत में मिलाना, जी। राज्यों की सीमाएं तय करना भाषा के आधार पर, वो भी एक बड़ा काम था। बिल्कुल। और उस शुरुआती दौर में भी क्षेत्रीय मांगें तो थीं ही, जैसे जम्मू कश्मीर का वो विशेष दर्जा और उससे जुड़े सवाल। हाँ। पूर्वोत्तर में भी कुछ हिस्सों में अलग होने की आवाजें उठ रही थीं। दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन था, भाषा का मुद्दा था। और पंजाब में भी। हाँ, पंजाब में भी एक अलग सूबे की मांग चल रही थी। जी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये जो 1980 का दशक था, ये एक तरह से तूफानी दौर साबित हुआ। इस दशक में ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं ज्यादा ताकतवर हो गईं, ज्यादा मुखर और कई मामलों में तो दुर्भाग्य से हिंसक भी। हाँ, ये दुखद पहलू है। तो शुरुआत जम्मू और कश्मीर से करते हैं। ये हमेशा से ही एक बहुत संवेदनशील और जटिल मामला रहा है। बिल्कुल। अगर हम देखें तो भौगोलिक और सामाजिक रूप से इसके 3 मुख्य हिस्से हैं: जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख। जी, और तीनों की अपनी अलग पहचान है। हाँ बिल्कुल, अपनी अलग पहचान, संस्कृति। इतिहास देखें तो ये एक रियासत थी। महाराजा हरि सिंह शासक थे। जी। उन्होंने शुरू में तो स्वतंत्र रहने का सोचा था। हाँ। फिर भारत में इसका विलय हुआ एक खास दस्तावेज के जरिए, विलय पत्र, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। जी। उसमें कुछ शर्तें थीं और उसी आधार पे फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इसे एक तरह की स्वायत्तता या कहें विशेष दर्जा दिया गया। विशेष दर्जा। शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी इसमें अहम भूमिका रही। हाँ। और एक कश्मीरियत की भावना की भी बात होती है, एक मिली जुली कश्मीरी पहचान, वो भी इस पूरे मामले का एक जरूरी हिस्सा है। सही कहा। और देखिए, इस मुद्दे की जड़ें ना काफी गहरी हैं और कई परतें हैं इसमें। अगर अंदरूनी तौर पे देखें तो ये सवाल हमेशा रहा कि स्वायत्तता कितनी हो, इस पर बहस चलती रही। हाँ। फिर समय के साथ अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में जो बदलाव हुए, उससे भी कुछ असंतोष पैदा हुआ। अच्छा। साथ ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ठीक से नहीं चलीं, चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगे, राज्य सरकारों के कामकाज को लेकर शिकायतें रहीं। ये सब अंदरूनी कारण थे। और बाहरी पहलू? बाहरी पहलू भी जाहिर है बहुत अहम है। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर पर अपना दावा करता रहा है। हाँ। इसी दावे के चलते 1947 में कबायली हमला हुआ, जिसके बाद राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। हाँ। जिसे आज हम पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर POJK कहते हैं। हाँ। संयुक्त राष्ट्र ने जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो कभी लागू नहीं हो पाया, वो अलग कहानी। हाँ, और राजनीतिक उथल-पुथल भी तो बहुत रही है वहाँ। जी बिल्कुल। शेख अब्दुल्ला जो विलय के बाद प्रधानमंत्री बने थे राज्य के, जी, वजीर आजम। हाँ, उन्हें 1953 में बर्खास्त कर दिया गया। कई साल जेल में रहे। जी, काफी सालों तक। उनके बाद जो सरकारें आईं, वो अक्सर केंद्र पर निर्भर रहीं। उन पर आरोप लगते थे कि वो केंद्र के इशारे पर चलती हैं। हाँ, ये बात कही जाती थी। 1953 से 74 तक राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का काफी असर रहा। बिल्कुल। और इसी दौरान 1965 में एक संवैधानिक बदलाव हुआ, जिससे राज्य के प्रधानमंत्री का पद मुख्यमंत्री बन गया। जी। फिर 1970 के दशक के मध्य में एक अहम मोड़ आया। हाँ, वो 1974 का समझौता। हाँ बिल्कुल, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता हुआ।
वो फिर से मुख्यमंत्री बने। जी। 1977 के चुनाव हुए, उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी बहुमत से जीती। हाँ। 1982 में उनका निधन हो गया। जी। उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। जी। लेकिन कुछ ही समय बाद केंद्र के दखल से उनकी सरकार भी बर्खास्त कर दी गई। हाँ, वो भी एक दौर था। फिर 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी थी उनके बीच गठबंधन हुआ। जी। और 1987 के चुनावों में इस गठबंधन को बड़ी जीत मिली। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा और बिगड़ गया, है ना? हाँ, यहीं पर बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है, या कहें कि चिंताजनक। जी। क्योंकि 1987 के उन चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। हाँ। इससे लोगों में, खासकर युवाओं में बहुत मायूसी फैली, गुस्सा फैला। स्वाभाविक है, पहले से ही राज्य प्रशासन की अक्षमता और भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी तो थी ही, और अब ये लगने लगा कि भी केंद्र लोकतांत्रिक रास्ते भी बंद कर रहा है। अच्छा। और जो बात गौर करने वाली है वो ये कि कैसे इस मोहभंग और राजनीतिक खालीपन के माहौल में 1989 आते आते कश्मीर घाटी में सशस्त्र उग्रवाद ने जोर पकड़ लिया। इसे एक अलग कश्मीरी राष्ट्र के नाम पर चलाया गया और इसे सीमा पार पाकिस्तान से भी मतलब भरपूर मदद मिली, नैतिक भी, साजो सामान की भी, ट्रेनिंग की भी। तो ये बाहरी हाथ बहुत मजबूत हो गया। जी बिल्कुल। इसके बाद तो राज्य ने हिंसा का एक बहुत लंबा और भयानक दौर देखा। कई सालों तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। हाँ। 1996 में फिर चुनाव हुआ, फारूक अब्दुल्ला फिर मुख्यमंत्री बने। अच्छा। 2002 के बाद पीडीपी कांग्रेस और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें बनी। हाँ, वो गठबंधन का दौर चला। जी। 2014 में पीडीपी और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई। महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2018 में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया और फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। और फिर आया 2019 का बड़ा बदलाव। जी। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। जी। इन बदलावों के बावजूद ये कहना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज भी भारत के बहुलवादी समाज के अहम उदाहरण हैं, जहां अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, जातीय समूह सब एक साथ रहते हैं। हाँ, वो विविधता तो वहाँ की पहचान है। अच्छा, अब पंजाब की बात करें। जी। जम्मू कश्मीर की तरह ही 1980s का दशक पंजाब के लिए भी बहुत भारी उथल-पुथल वाला रहा। बिल्कुल। पंजाब का सामाजिक ताना-बाना तो पहले 1947 के बंटवारे से बदला था। हाँ, बहुत गहरा असर पड़ा था। फिर 1966 में भाषा के आधार पर राज्य का दोबारा बंटवारा हुआ। हाँ। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इससे अलग हो गए। जी, पंजाबी सूबा बना। हाँ, पंजाबी सूबा, और इसके गठन के लिए अकाली दल ने लंबा संघर्ष किया था। जी हाँ। अब इस छोटे हुए पंजाब में सिख समुदाय बहुमत में आ गया था। हाँ। लेकिन अजीब बात ये थी कि सिख बहुमत होने के बावजूद अकाली दल की राजनीतिक स्थिति कभी बहुत मजबूत नहीं हो पाई वहाँ। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? वो 1967 और 1977 में गठबंधन सरकारें तो बना पाए, लेकिन दोनों ही बार केंद्र ने उनकी सरकारें भंग कर दी। उन्हें राज्य के हिंदुओं का ज्यादा समर्थन नहीं मिलता था और सिख समुदाय खुद भी मतलब जाति और वर्ग में बटा हुआ था। जी। खासकर दलित सिखों का झुकाव अक्सर कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहता था। हाँ, ये भी एक फैक्टर था। तो इसी राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल में 1970 के दशक में अकाली दल के एक हिस्से ने पंजाब के लिए ज्यादा राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठानी शुरू कर दी। जी। और ये मांग 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में खुलकर सामने आई। हाँ, वो प्रस्ताव बहुत चर्चित रहा। हाँ, उसमें राज्यों के लिए ज्यादा अधिकारों की बात थी। केंद्र राज्य संबंधों को फिर से परिभाषित करने की मांग थी। जी। और खास तौर पर सिख कौम मतलब समुदाय या राष्ट्र, उसकी पहचान और आकांक्षाओं का जिक्र करते हुए सिखों के बोलबाला यानी प्रभुत्व का लक्ष्य रखा गया था। देखा जाए तो ये मोटे तौर पर भारत के संघीय ढांचे को और मजबूत करने की बात थी, लेकिन इसकी भाषा कुछ ऐसी थी कि उसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई। हाँ, और यही से मुश्किलें बढ़ी। इस प्रस्ताव की अपील शुरू में तो मतलब सीमित थी। अच्छा। लेकिन 1980 में जब अकाली सरकार को फिर बर्खास्त किया गया तो अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर आंदोलन छेड़ दिया। और इसी दौरान कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्त सिख पहचान का सवाल जोर शोर से उठाना शुरू किया। तो धार्मिक रंग भी आ गया। जी। धीरे धीरे आंदोलन की बागडोर नरमपंथी अकाली नेताओं के हाथ से निकलकर
गर्मपंथी और चरमपंथी तत्वों के पास चली गई। अच्छा। इन लोगों ने इसे सशस्त्र विद्रोह का रूप दे दिया और अमृतसर में सिखों का जो सबसे पवित्र स्थल है, स्वर्ण मंदिर परिसर, उसे अपना मुख्यालय बना लिया। ओहो। स्थिति बिगड़ती गई और जून 1984 में भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर परिसर से इन चरमपंथियों को निकालने के लिए एक सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। हाँ, वो तो बहुत। इस ऑपरेशन में चरमपंथी तो मारे गए, लेकिन स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा और इससे दुनिया भर के सिखों की भावनाएं बुरी तरह आहत हुई। और इसने जाहिर है एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक स्थलों की पवित्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इस ऑपरेशन ने हालात सुधारने के बजाय मतलब चरमपंथ को और हवा दे दी। इसके बाद जो हुआ वो शायद भारतीय इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। जी बिल्कुल। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख अंगरक्षकों ने कर दी। हाँ। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। इस हत्या ने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन इसके बाद दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में सिख समुदाय के खिलाफ भयानक हिंसा भड़क उठी। हाँ, वो दंगे बहुत भयानक थे। ये हिंसा कई दिनों तक चली। अकेले दिल्ली में ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2700 से ज्यादा सिख मारे गए। जी, और असल संख्या शायद और भी ज्यादा हो। हाँ, कानपुर, बोकारो जैसे शहरों में भी सैकड़ों सिखों को बेरहमी से मार दिया गया। हजारों परिवार तबाह हो गए। लोगों ने अपने घर खोए, रोजगार खोया और सबसे बढ़कर अपने प्रियजनों को खो दिया। बहुत बड़ी त्रासदी थी। और सिखों में इस बात को लेकर बहुत दुख और गुस्सा था कि सरकार ने हिंसा रोकने और सामान्य स्थिति बहाल करने में बहुत देर लगा दी। जी, और ये भी कि दंगों के दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये शिकायत हमेशा रही। हाँ, इस त्रासदी के लगभग 20 साल बाद 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में इस हिंसा पर अफसोस जताया था और राष्ट्र की ओर से माफी मांगी थी। जी, उन्होंने माफी मांगी थी। शांति की वापसी का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। 1984 के चुनावों में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत का रास्ता खोला। अच्छा। जुलाई 1985 में उन्होंने अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक समझौता किया, जिसे पंजाब समझौता कहा गया। हाँ, राजीव लोंगोवाल समझौता। जी, इस समझौते में कई अहम बातें थी, जैसे चंडीगढ़ पंजाब को देना, पंजाब हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने के लिए आयोग बनाना, रावी ब्यास नदी जल बंटवारे के लिए ट्रिब्यूनल बनाना और पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देना और उनके साथ बेहतर सलूक करना। तो ये तो काफी सकारात्मक कदम लग रहा था। हाँ, कागज पर तो बहुत अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य से समझौते के कुछ ही समय बाद संत लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। ओहो। और पंजाब में हिंसा का दौर फिर तेज हो गया। ये हिंसा लगभग 1 दशक तक चलती रही। 1 दशक तक? जी। उग्रवाद भी था और दूसरी तरफ उग्रवाद से निपटने के नाम पर पुलिस की ज्यादतियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगे। अकाली दल खुद कई गुटों में बंट गया। केंद्र सरकार को कई बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। हाँ, 1992 में विधानसभा चुनाव हुए तो मात्र 24% लोगों ने वोट डाला। इतना डर था। बाप रे। आखिरकार सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और शायद लोगों की शांति की चाहत के चलते धीरे धीरे उग्रवाद की कमर टूटी। अच्छा। 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में शांति बहाल होने लगी। शुक्र है। 1997 के चुनावों में अकाली दल बादल और भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला। इसके बाद से राज्य का ध्यान फिर से आर्थिक विकास और सामाजिक मुद्दों की ओर मुड़ा है और राजनीति भी धीरे धीरे धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर लौट आई है। चलिए, ये सुनकर अच्छा लगा कि अंततः शांति लौटी। अब भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का रुख करते हैं। जी बिल्कुल। 1980 का दशक यहाँ भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लिहाज से काफी अहम रहा। हाँ, बहुत। इस क्षेत्र में आज 8 राज्य हैं, जिन्हें हम आमतौर पर 7 बहनें कहते हैं। जी। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। जी। और सिक्किम, जिसे उनका भाई माना जाता है। हाँ, 8 हो गए। यहाँ भारत की कुल आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा रहता है, लेकिन क्षेत्रफल काफी बड़ा है। जी। और भारत की मुख्य भूमि से ये इलाका एक पतले से गलियारे से जुड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं उसे। हाँ, बहुत संकरा रास्ता है। हाँ, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा। और इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से मिलती हैं। अच्छा, अब पूर्वोत्तर को थोड़ा समझते हैं। जी।
यहाँ जबरदस्त जातीय और सांस्कृतिक विविधता है, इसकी अपनी सामरिक अहमियत है। भौगोलिक रूप से ये बाकी देश से कुछ कटा हुआ सा महसूस होता है। हाँ, वो अलगाव का भाव है। बंटवारे के बाद इसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, विकास के मामले में पिछड़ा रहा और पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थी और प्रवासी आए, जिससे यहाँ की आबादी का स्वरूप बदला। बिल्कुल। इन सब बातों ने मिलकर यहाँ की राजनीति को बहुत पेचीदा बना दिया है। मोटे तौर पर यहाँ 3 तरह के मुद्दे हावी रहे हैं, है ना? जी हाँ। एक तो स्वायत्तता की मांग, दूसरा अलगाववादी आंदोलन और तीसरा बाहरी लोगों का विरोध। बिल्कुल सही। ये 3 मुख्य धाराएं रहीं। तो पहले स्वायत्तता की बात करें। हाँ, तो पहले तो स्वायत्तता की मांगे ही सामने आईं। देखिए, आज़ादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ने तो लगभग पूरा पूर्वोत्तर एक तरह से असम राज्य का ही हिस्सा था। अच्छा, इतना बड़ा था असम? जी। जब असम के जो गैर असमिया आदिवासी समुदाय थे, उन्हें लगा कि असम सरकार उन पर असमिया भाषा और संस्कृति थोप रही है, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इन समुदायों के नेताओं ने असम से अलग होकर अपने राज्य बनाने की मांग की। अच्छा। केंद्र सरकार ने सीधे तौर पर तो एक बड़ा आदिवासी राज्य नहीं बनाया, लेकिन समय के साथ असम को बांटकर कई नए राज्य बनाए गए। हाँ, वो हमने देखा। 1963 में नागालैंड बन गया। 1972 में मेघालय को असम से अलग किया गया। साथ ही मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। जी। फिर 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी अलग राज्य बन गए। तो असम से कई राज्य निकले। जी बिल्कुल। लेकिन राज्यों के बनने के बाद भी स्वायत्तता की मांगे खत्म नहीं हुई। अच्छा। असम के भीतर ही बोडो, कार्बी और डिमासा जैसे बड़े आदिवासी समुदाय अपने लिए अलग राज्यों की मांग करते रहे। इन मांगों को लेकर आंदोलन हुए, समझौते हुए, कभी-कभी हिंसा भी हुई। कई बार तो एक ही इलाके पर अलग-अलग समुदाय अपना दावा जताते हैं। हाँ, ये भी एक समस्या है। अब इतने छोटे-छोटे राज्य बनाना तो मुमकिन नहीं था। इसलिए भारत के संघीय ढांचे के तहत दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया गया, खासतौर पर संविधान की 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल। हाँ, वो आदिवासी इलाकों के लिए है। जी, जो आदिवासी इलाकों में स्वायत्त जिला परिषदों, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के गठन की इजाजत देती है। कार्बी और डिमासा समुदायों को ऐसी परिषदों के जरिए ज्यादा स्वायत्तता दी गई और हाल के वर्षों में बोडो समुदाय के लिए भी एक स्वायत्त प्रादेशिक परिषद बनाई गई है। तो ये एक तरह का बीच का रास्ता निकाला गया। जी, सत्ता में भागीदारी और स्वायत्तता देने का एक तरीका। अब आते हैं अलगाववाद पर, यानी भारत से पूरी तरह अलग होने की मांग। ये पूर्वोत्तर की दूसरी बड़ी चुनौती रही है। जी, और ये बहुत गंभीर चुनौती रही है। इसके 2 मुख्य उदाहरण हैं, मिजोरम और नागालैंड, और इनके नतीजे काफी अलग रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मिजोरम में कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे ऐतिहासिक रूप से कभी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें भारतीय संघ में नहीं रहना चाहिए। अच्छा। 1959 में इस इलाके में भयानक अकाल पड़ा था। लोगों को लगा कि तत्कालीन असम सरकार ने उनकी मदद नहीं की। इसी नाराजगी के बीच लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट MNF का गठन हुआ, जिसने 1966 में आज़ादी के लिए हथियार उठा लिए। हथियार उठा लिए? जी। MNF ने लगभग 2 दशकों तक भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। 2 दशक? हाँ। उन्हें पाकिस्तान से मदद मिलती थी और वे तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पनाह लेते थे। इस लड़ाई में सुरक्षा बलों पर भी ज्यादतियों के आरोप लगे और आम लोगों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये तो बहुत कठिन दौर रहा होगा। बहुत। लेकिन फिर 2 दशकों के बाद दोनों तरफ के नेतृत्व ने समझदारी दिखाई। अच्छा। लालडेंगा निर्वासन से लौटे और भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू हुई। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और लालडेंगा के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। हाँ, वो मीजो समझौता। जी। इस समझौते के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे कुछ विशेष अधिकार भी मिले। बदले में MNF ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया। लालडेंगा बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। वाह। ये समझौता बहुत कामयाब रहा और आज मिजोरम पूर्वोत्तर के सबसे शांत राज्यों में से एक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। नागालैंड की कहानी अलग कैसे है? नागालैंड की कहानी थोड़ी अलग है। वहां अंगामी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल NNC ने तो 1951 में ही भारत से आजादी की घोषणा कर दी थी और हथियार उठा लिए थे। 1951 में ही? जी, बहुत पहले। बाद में नागा समुदाय के एक हिस्से ने भारत सरकार के साथ समझौता करके नागालैंड राज्य बनवाया 1963 में, लेकिन NNC और उसके बाद बने दूसरे गुटों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अच्छा।
और वे आज भी संप्रभुता की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि संघर्ष विराम और बातचीत चल रही है, लेकिन नागा समस्या का अंतिम समाधान अभी नहीं हो पाया है। मिजोरम और नागालैंड के ये अलग अलग नतीजे दिखाते हैं कि कैसे बातचीत और समझौते से मुश्किल हालात भी सुलझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सही बात है। अब तीसरा मुद्दा, बाहरी लोगों का विरोध। जी, ये पूर्वोत्तर का एक और अहम और संवेदनशील मुद्दा है। इस क्षेत्र में, खासकर असम में, पड़ोसी देशों से, मुख्य रूप से बांग्लादेश से और भारत के दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग आकर बसे हैं। इससे स्थानीय समुदायों में ये डर पैदा हुआ है कि ये बाहरी लोग उनके सीमित संसाधनों, खासकर जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उनकी नौकरियां छीन लेंगे और उनकी राजनीतिक पहचान को खत्म कर देंगे। हाँ, ये चिंता तो समझ आती है। उन्हें ये भी डर है कि उनकी अपनी भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। यह मुद्दा कई राज्यों में तनाव और कभी-कभी हिंसा का कारण बना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो असम आंदोलन ही था, है ना? जी बिल्कुल। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन। ये आंदोलन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ASU यानी आसू के नेतृत्व में चला था। छात्रों का आंदोलन था। हाँ, और मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ था। आंदोलनकारियों की मांग थी कि इन विदेशी नागरिकों की पहचान की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। उन्हें डर था कि वे अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बन जाएंगे। इसमें आर्थिक मुद्दे भी जुड़े थे। असम में तेल, चाय, कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन राज्य में गरीबी और बेरोजगारी बहुत थी। लोगों को लगता था कि इन संसाधनों का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आर्थिक कारण भी थे? जी, 6 साल तक ये आंदोलन चला। इसमें बंद, हड़तालें, हिंसा भी शामिल थी। इसके बाद 1985 में केंद्र सरकार, राजीव गांधी सरकार थी तब, और आसू नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे असम समझौता कहते हैं। हाँ? इसमें तय हुआ कि 1971 के बाद बांग्लादेश से आए विदेशियों की पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद ने मिलकर एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई, असम गण परिषद, AGP। हाँ, AGP तो सत्ता में भी आई थी। जी, 1985 में चुनाव जीतकर सत्ता में भी आई। और अगर इसको हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो असम समझौते से आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने का काम बहुत जटिल साबित हुआ। हाँ, वो आसान नहीं रहा होगा। जी, और ये मुद्दा आज भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। बाहरी लोगों का ये सवाल आज भी असम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों जैसे त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा में तो कहते हैं मूल निवासी ही अल्पसंख्यक हो गए। जी बिल्कुल। या अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जहां चकमा शरणार्थियों का विरोध होता है। तो ये एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। इन 3 बड़े उदाहरणों के अलावा कुछ और मामले भी हैं जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अलग-अलग रूपों को दिखाते हैं। जी, जैसे तमिलनाडु में चला द्रविड़ आंदोलन। हाँ, वो बिल्कुल अलग तरह का था। हाँ, ये आजादी के बाद के शुरुआती और काफी हद तक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक क्षेत्रीय आंदोलनों में से एक था। जी, EV रामासामी परियार ने द्रविड़ कड़गम DK की शुरुआत की थी, जिसने ब्राह्मणों के सामाजिक दबदबे का विरोध किया और तमिल क्षेत्रीय गौरव पर जोर दिया। हाँ, सामाजिक न्याय का आंदोलन भी था। बिल्कुल। बाद में इसी से निकली DMK और फिर AIADMK जैसी पार्टियों ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विरोध किया। खासकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के खिलाफ उनका आंदोलन बहुत असरदार रहा। जी, 1965 का आंदोलन। हाँ, 1967 से तो तमिलनाडु में इन्हीं द्रविड़ पार्टियों का शासन रहा है, और ये आंदोलन दिखाता है कि कैसे मजबूत क्षेत्रीय पहचान और भारतीय राष्ट्रवाद साथ साथ चल सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और 2 छोटे उदाहरण देखें तो सिक्किम का भारत में विलय, हाँ, जो पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था। जी, और गोवा की पुर्तगाली शासन से आजादी के बाद वहां महाराष्ट्र में विलय के सवाल पर जनमत संग्रह हुआ था। अच्छा, जनमत संग्रह भी हुआ था। जी, ये दिखाते हैं कि भारत ने अलग अलग क्षेत्रीय परिस्थितियों और पहचानों को संभालने के लिए जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाए हैं। कहीं विलय के जरिए, कहीं जनमत संग्रह के जरिए, तो कहीं स्वायत्तता देकर। तो इन सभी अनुभवों को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, मतलब इस सब का क्या मतलब है? एक बात तो साफ है कि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभरना स्वाभाविक है। जी, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कोई अनोखी या सामान्य बात नहीं है। सवाल ये है कि इनसे निपटा कैसे जाए। हाँ, और इन दशकों के अनुभवों से कुछ अहम सबक निकल कर आते हैं। क्या है वो सबक? जैसे कि पहला सबक तो ये है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की कोशिश करने के बजाय
उनसे लोकतांत्रिक तरीके से निपटना ज्यादा कारगर होता है। मिजोरम का उदाहरण हमने देखा, कैसे धैर्यपूर्ण बातचीत और राजनीतिक समझौते से अलगाववाद जैसी गंभीर समस्या को भी हल किया जा सकता है। सही बात है। दूसरा सबक है सत्ता में हिस्सेदारी का महत्व। अच्छा। अगर अलग अलग क्षेत्रों और वहां रहने वाले समूहों को लगता है कि देश के शासन में उनकी सुनवाई हो रही है, उनकी भागीदारी है, तो उनमें अन्याय और अकेलेपन की भावना कम होती है। हाँ, उन्हें लगता है कि वो भी सिस्टम का हिस्सा है। जी, ये हिस्सेदारी राज्य स्तर पर भी जरूरी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तीसरा अहम सबक आर्थिक विकास से जुड़ा है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अगर देश के कुछ हिस्से विकास में पिछड़ जाते हैं तो वहां असंतोष पनपता है। लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके संसाधनों का फायदा कहीं और जा रहा है। इसलिए संतुलित क्षेत्रीय विकास बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और आखिर में भारत की संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का जो लचीलापन है ना, वो एक बड़ी ताकत साबित हुआ है। अच्छा, कैसे? हमारे संघीय ढांचे में राज्यों को अधिकार दिए गए हैं और साथ ही पूर्वोत्तर के लिए छठी अनुसूची या पहले जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 जैसे विशेष प्रावधानों के जरिए विविधता को जगह देने की कोशिश की गई है। इसी लचीलेपन और समायोजन की क्षमता ने भारत को ज्यादातर अलगाववादी आंदोलनों को रोकने और इस विशाल विविधता को एक साथ बनाए रखने में मदद की है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भारत की यात्रा इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रबंधन में बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है। जी बिल्कुल। इसमें टकराव भी हुए हैं, बातचीत भी हुई है और समायोजन के रास्ते भी निकले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी जारी है। हाँ, ये कहानी चल रही है और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उभरता है जो इन स्रोतों से भी जुड़ा है। क्या सवाल है? चूंकि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और भारत में विविध पहचानें हमेशा बनी रहेंगी, तो भविष्य में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति भारत का दृष्टिकोण कैसे विकसित हो सकता है? खासतौर पर ज्यादा स्वायत्तता की मांगों और राष्ट्रीय एकता की जरूरत के बीच संतुलन साधने की चुनौती आने वाले समय में क्या रूप लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और समझने की जरूरत होगी।